हेलो दोस्तों, देखिए पिछले हॉर्टिकल्चर के सेशन में हम आपको मेंथा कल्टीवेशन और सिट्रोनेला कल्टीवेशन, मेंथा मतलब पुदीना और सिट्रोनेला यानी जिसे हम लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं, उसको हमने आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया था। आज जो हम बात करेंगे वह है आपका खस है, दूसरा आपका ऑसिमम है और तीसरा आपका डायोस्कोरिया। ऑसिमम को हम हिंदी में कहते हैं तुलसी और डायोस्कोरिया जो कि आपका जिसे हम बोलते हैं रतालू और खस। तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, इन क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। कल हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था कि आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और जो बताने का जो तरीका है वह भी आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज आपको पता है कि समय कम है। ठीक है, तो समय कम है इसलिए हमने क्या किया, उसे टेबल फॉर्म में आपको दिया है। ठीक है, तो यदि आपने वीडियो देखा है, यदि नहीं देखा है तो जो है वह आपको हमारी प्लेलिस्ट में या फिर हम उसका जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, या आप चैनल पर जाकर के मेंथा और सेटोनेला के नाम से हमने उस पर थंबनेल लगाया हुआ है, तो प्लीज जाकर के आप उस पर देख सकते हैं। बात करते हैं खस कल्टीवेशन और ऑसिमम कल्टीवेशन मतलब कि तुलसी और डायस्कोरिया के बारे में। डायस्कोरिया के बारे में तो देखिए, सबसे पहले खस के बारे में देखते हैं कि खस का जो साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, बोटानिकल नेम कह सकते हैं, वह क्या होता है। खस जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, यह एक मेडिसिनल प्लांट है। कैसा है, यह एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका साइंटिफिक नाम होता है विटेवेरिया जिजेनोइड्स। क्या होता है, विटेवेरिया जिजेनोइड्स होता है। ठीक है, इसकी फैमिली पोएसी होती है, पोएसी फैमिली होती है। और इसका जो ऑरिजिन मतलब उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, उसका उत्पत्ति स्थान है इंडिया। कहां पर है, इंडिया माना जाता है। 2n बराबर 20 होते हैं। यूजफुल पार्ट मतलब इसका यूज किया जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो यूज किया जाने वाला जो भाग होता है वह होता है आपका रूट। कौन सा होता है, रूट होता है। क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, तो आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सॉइल की यदि हम बात करें तो हमें बलुई दोमट सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है। पीएच की यदि हम बात करें तो 7 से 8.5 पीएच मान तक की मृदाएं जो है उपयुक्त मानी जाती हैं। ऐसी मृदा जो कि बलुई दोमट हो और जिसका पीएच मान लगभग 7 से 8.5 पीएच मान तक होना चाहिए। यदि हम बात करें वैरायटीज की, तो वैरायटीज इसके लिए वृद्धि, केसरी, गुलाबी, खस 15, KS1, 2, 5, 7, 8 और 16, ये जो है आपकी, ये इसकी वैरायटीज होती हैं। किसकी, ये खस की वैरायटीज होती हैं। तो इनको हमें याद रखना है और पता नहीं कि जो है आपके एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 क्रॉप्स को साथ में लेकर के चल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कवर किया जाए और इसी फॉर्म में जो की चीजें पूछी जाती हैं उन पर ही बात करेंगे, जो कि हमने आपको बता दिया। वैरायटीज हमने आपको बता दी। ऑसिमम की यदि हम बात करें तो ऑसिमम का साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम ऑसिमम स्पीसीज होता है, बिकॉज जो तुलसी होती है वह कई प्रकार की होती है। जैसे आपकी काली तुलसी, ब्रेड यानी कि लाल रेड तुलसी, ब्लैक तुलसी और आपकी जो है ग्रीन तुलसी, तो कई प्रकार की तुलसी होती है, यानी कि लगभग 5 से 6 प्रकार की तुलसी होती है। तो यहाँ पर हम स्पीसीज सबकी अलग अलग होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्पीसीज को मेंटेन ना करके हमने सिर्फ उसको ऑसिमम स्पीसीज ही नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी जो फैमिली होती है वह आपकी लैबिएटी होती है। लैबिएटी फैमिली हमने आपको मेंथा की बताई थी, तो याद रखना मेंथा की भी फैमिली जो होती है वह आपकी लैबिएटी होती है। ऑरिजिन इसका अफ्रीका होता है, जबकि खस का ऑरिजिन जो है कहां पर, इंडिया। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर इसमें 40 या 72 होते हैं। इसका जो यूज किया जाने वाला पार्ट है, यूजफुल पार्ट है, वह आपका लीव्स हो सकता है या सीड हो सकता है, बिकॉज उसका जो सीड होता है वह भी मेडिसिनल यूज उसका भी किया जाता है। और उसकी जो पत्ती होती है तुलसी की, आपने देखा होगा यदि किसी को खांसी या फिर यदि ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वह क्या करता है, उसका घोल बना करके पी लेता है, चाय में डाल करके पी लेता है। तो उससे क्या होता है कि उसको थोड़ा आराम मिल जाता है, इसीलिए जो है उसे मेडिसिनल प्लांट में रखा गया है। किसको, तुलसी को। और इसके बीज भी कई प्रकार से हमें लाभदायक होते हैं, मेडिसिनल यूज इनका किया जाता है। तो इनके सीड और लीव दोनों प्रयोग किए जाते हैं मेडिसिनल यूज में। ठीक है, उष्ण एवं उपोष्ण यानी कि जो इसकी जलवायु है वह कैसी होती है, उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता
होती है। सॉइल की यदि हम बात करें तो बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 पीएच मान होना चाहिए। यदि हम बात करें इसके वैरायटीज की, तो जो वैरायटीज होती है वह इसकी आर लोक 11, जो कि मेजर कंपाउंड लिनालून, इससे एक कंपाउंड प्राप्त होता है। पूछा जा सकता है कि ओसिमम से या तुलसी से कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, तो जो तुलसी से कंपाउंड प्राप्त होता है वह होता है लिनालून। कौन सा होता है? लिनालून होता है। कौन सा होता है? लिनालून होता है। दूसरा आपका सिनामेट होता है, यूजेनॉल होते हैं। तो ये जो है आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमें तुलसी से प्राप्त होते हैं, और इन्हीं का प्रयोग करके हम इसका जो है मेडिसिनल यूज करते हैं। ठीक है, तो इनकी पत्तियों से और इनकी जड़ों से हमें ये प्राप्त होता है, इनके सीड से हमें ये प्राप्त होता है। तो मेजर कंपाउंड जो लिनालून है वह किसमें पाया जाता है? आर लोक 11, यानी कि आर लोक 11 में यह इसका जो है मेजर पार्ट है। 12 और 14, आर लोक 12 और आर लोक 14, एलओसी 14 में भी यह जो है पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैरायटीज हो गई। बात करते हैं डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया को हम कहते हैं रतालू। क्या बोलते हैं? रतालू बोलते हैं डायोस्कोरिया। इसका साइंटिफिक नेम होता है डायोस्कोरिया स्पीसीज। क्या होता है? डायोस्कोरिया स्पीसीज होता है, जिसकी फैमिली डायोस्कोरियोसी होती है। क्या होती है? डायोस्कोरिएसी होती है। इसका यदि हम ऑरिजिन प्लेस की यदि हम बात करें तो इसका ऑरिजिन प्लेस होता है एशिया माइनर। क्या होता है? एशिया माइनर होता है। क्रोमोसोम नंबर की यदि हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इसमें 20 और 60, 20 होते हैं या फिर 60 होते हैं। इसके यदि हम यूजफुल पार्ट की यदि हम बात करें तो यूजफुल पार्ट इसका ट्यूबर होता है। ट्यूबर का मतलब जिसे हम कंद बोलते हैं, जैसे आपका आलू का कंद होता है, ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी कंद होता है रतालू का, आपने देखा भी होगा। ठीक है, क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो क्लाइमेट जो है इसमें कैसा क्लाइमेट? गर्म एवं तर जलवायु, गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। अंकुरण जो है वह लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है, और कंद का विकास जो है वह लगभग 26 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कब कब होता है? 26 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंद का विकास होता है। यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। अंकुरण जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तीनों के लिए देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि खस, ऑसिमम और डायस्कोरिया, तीनों के लिए जो मृदा की आवश्यकता होती है वह बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कैसी मृदा की आवश्यकता होती है? बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। 5 से 7 पीएच मान होना चाहिए। 5 से 7 पीएच मान होना चाहिए उस मृदा का। वैरायटीज की यदि हम बात करें तो वैरायटीज में आप श्री केतकी, रूपा, शिल्पा, श्री प्रिया, सुब्रा, धान्या, अर्का उपहार और FBC1, इन वैरायटीज को आप याद रख सकते हैं, ताकि पेपर में हो सकता है एक भी वैरायटी यदि आपसे पूछ ली जाए तो इन्हीं में से कोई वैरायटी एक आपसे पूछ ली जाएगी और बताना पड़ेगा कि ये किसकी वैरायटी है। ठीक है, वहां पर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से रतालू की वैरायटी है तो कौन सी होगी? 3 अलग होगी और चौथी आपको एक रतालू की या डायस्कोरिया की वैरायटी दी होगी, और उसमें से आपको चूज करना होगा। तो ये है आपका खस, ऑसिमम और डायस्कोरिया। इसमें कुछ चीजें जो आपकी बची हुई हैं उनको हम अभी आपको क्लियर किए दे रहे हैं, जो भी इसमें बचा हुआ पोर्शन है। देखिए आगे देखते हैं। जो आपका प्लांटिंग डिस्टेंस है वह खस का कितना रहेगा? 70 गुणा 45 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 70 गुणा 45 सेंटीमीटर प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है खस में। जुलाई अगस्त में इसकी हम सोइंग कर देते हैं, मतलब सोइंग टाइम कब होता है खस का? जुलाई अगस्त में कर दें या फिर हम फरवरी मार्च में कर दें। कब कर दें? जुलाई अगस्त या फरवरी मार्च में। सीड रेट की यदि हम बात करें, सीड रेट जो है वह है आपका सीड रेट यानी कि बीज दर और 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें तो FYM हम देते हैं इसमें 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर। FYM कितना देते हैं? 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर FYM देते हैं। नाइट्रोजन जिसमें होता है 200 किलोग्राम, फास्फोरस देते हैं 150 किलोग्राम और पोटास देते हैं 80 किलोग्राम। ठीक है, इरिगेशन की यदि हम बात करें तो इरिगेशन खस में 15 दिन के अंतराल पर 4 से 5 सिंचाइयां की जाती हैं। 15 दिन के अंतराल पर हम इसमें 4 से 5 सिंचाइयां दे देते हैं इसमें खस में, तो जो है आपकी खस की फसल तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग की यदि हम बात करें तो हार्वेस्टिंग में जड़ों की खुदाई बुआई के 18 से 20 महीने बाद कब करते हैं? इसकी जो है हम खुदाई कब करते हैं? 18 से 20 महीने बाद करते हैं। कब? दिसंबर या जनवरी में की जाती है। ठीक है, ईल्ड की यदि हम बात करें तो ईल्ड जो है इसकी लगभग 30 से 50 कुंतल जड़ पर ईयर निकल आती है। कितनी? 30 से
50 कुंतल रूट्स प्रति ईयर हमें प्राप्त हो जाती हैं यील्ड के रूप में। ठीक है, तो ये जो है आपका इसकी रूट्स काम में ली जाती है। अब देखिए ऑसिमम की यदि हम बात करें, मतलब तुलसी की, तो तुलसी की जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वह है आपकी 60 गुणे 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 60 गुणे 60 सेंटीमीटर है। बुआई का समय देखें तो लगभग लास्ट फरवरी से फर्स्ट मार्च तक, लास्ट फरवरी से फर्स्ट मार्च तक हम इसकी बुआई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जुलाई अगस्त में या फिर फरवरी मार्च में यदि हम ना करें तो फिर हम जुलाई अगस्त में इसकी क्या कर देते हैं, इसकी हम सोइंग कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात 70 ग्राम यानी कि सीड रेट की यदि हम बात करें तो 700 ग्राम से 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 700 ग्राम से 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो बीज तक हम 1 हेक्टेयर में इसकी बुआई कर देते हैं। और देखिए तुलसी का जो बीज होता है वह बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, 10 टाइम्स इसमें सेंड मिला देते हैं। सेंड मिला देते हैं 10 टाइम्स का मतलब होता है 10 गुना, यानी कि जितना इसका बीज होगा उसका 10 गुना हम उसमें क्या कर देंगे, सेंड का मतलब होता है बालू को मिला देंगे। जब हम बालू को मिला देंगे तो बालू को और सेंड को और इसके सीड को दोनों को मिला करके हम उसकी बुआई करते हैं छिटकवा रूप से। ठीक है, तो जो है सही से उसका यूनिफॉर्मली उसकी बुआई हो जाती है, क्योंकि जो तुलसी का ऑसिमम का जो सीड होता है बहुत ही फाइन होता है, मतलब बहुत ही पतला होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हमें यदि हम उसमें बालू को यदि हम ना मिलाएं तो करने में, बुआई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें 10 टाइम्स हम क्या कर देते हैं, उसमें हम सेंड मिला देते हैं। ठीक है, आगे देखिए एफवाईएम की यदि हम बात करें तो एफवाईएम 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर एफवाईएम की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम हमें देना चाहिए। सिंचाई की यदि हम बात करें तो 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देते हैं। 12 से 15 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई कर देते हैं। 130 दिन बाद कटाई कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग की यदि हम बात करें तो 130 दिन बाद हम कटाई कर लेते हैं, जब मैक्सिमम फ्लावरिंग स्टेज हो, सबसे ज्यादा जब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है हमारी जो क्रॉप्स होती है, जब वह फ्लावरिंग स्टेज पर होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको बुआई उसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे जो हमें हार्वेस्टिंग में हमें जो यील्ड प्राप्त होती है वह कितनी होती है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए इसकी साख जो होती है, साख, साख में जो है आपकी फर्स्ट ईयर में जो इसकी साख होती है वह कितनी हमें प्राप्त होती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एक सेकेंड, ये जो है आपकी साख है फर्स्ट ईयर में, हाँ ठीक है, साख है जो फर्स्ट ईयर में लगभग 400 कुंतल, कितनी, लगभग 400 कुंतल हमें इसकी हर्ब प्राप्त हो जाती है। और सेकंड ईयर में 700 कुंतल और थर्ड ईयर में 700 कुंतल ही हमें इसकी हर्ब, मतलब जो उसकी झाड़ी होती है, जो उसका पौधा होता है उससे हमें साग प्राप्त करना हो, यदि उसका जो हर्ब होता है उसका एक पौधा, उससे हमें जितनी भी लीफी चीजें या फिर ऐसा कोई पार्ट जो कि उसका डायरेक्टली हम यूज करते हैं तो वह लगभग हमें इतना प्राप्त हो जाता है। ऑयल की यदि हम बात करें कि तुलसी से हमें कितना ऑयल प्राप्त होता है, तो ऑयल के लिए पहली साल में फर्स्ट ईयर में 120 से 180 लीटर ऑयल प्राप्त हो जाता है। दूसरी साल में 240 से 280 लीटर ऑयल प्राप्त हो जाता है। और तीसरी साल में भी हमें लगभग 240 से 280 लीटर ऑयल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं डायस्कोरिया की, तो डायस्कोरिया का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर आकार का, तो हम गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें लगभग हम 3 सेंटीमीटर की गहराई तक हम गड्ढे को खोदते हैं और वहीं पर हम बीज की बुआई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसके सोइंग टाइम की बात करें तो जून जुलाई में हम इसकी सोइंग टाइम यानी कि सोइंग कर देते हैं। कब कर देते हैं? जून जुलाई में हम इसकी सोइंग कर देते हैं। वर्षा आरंभ होने पर जून जुलाई में हम इसकी सोइंग कर देते हैं। आपको पता होगा मानसून हमारे यहाँ लगभग यूपी में मानसून जो है वह लगभग आपका सॉरी यूपी में नहीं, लगभग हम बात करते हैं केरल से, क्योंकि यह जो है साउथ वेस्ट मानसून से होता हुआ, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वह उसका पहला 1 जून को केरल में वह आ जाता है। ठीक है, तो जून जुलाई में वह जुलाई में लगभग यूपी में आ जाता है, 15 जून तक, 15 जून तक यूपी में आ जाता है, 15 जून से जुलाई तक। ठीक है, तो वर्षा आरंभ होने पर हम इसकी जो है क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर कंद यानी कि सीड रेट की यदि हम बात करें तो 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर कंद की आवश्यकता होती है। किसके लिए? डायस्कोरिया के लिए।
FIM की यदि हम बात करें, मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें, तो FIM जो है वह लगभग 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 150 किलोग्राम और पोटास 300 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। जितनी भी आपकी कंद वाली फसलें होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी कंद वाली फसलें होती हैं उनमें हम पोटास की मात्रा ज्यादा देते हैं, क्योंकि पोटास से ही हमारे कंद ज्यादा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रोपण के तुरंत बाद हम सिंचाई कर देते हैं, 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते हैं। रोपाई हमने कर दी है, रोपाई के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, उसकी सिंचाई कर देते हैं, और सिंचाई लगभग हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई देते रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कंद लगाने के 2 वर्ष बाद हार्वेस्टिंग कर देते हैं, अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। हार्वेस्टिंग की यदि हम बात करें तो कंद लगाने के 2 वर्ष बाद, कंद लगाने के 2 वर्ष बाद हम हार्वेस्टिंग यदि हम इसकी कर लेते हैं तो हमें अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम बात करें उपज की, तो उपज पहली साल में मतलब फर्स्ट ईयर में 60 से 100 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज हमें प्राप्त हो जाती है। कितनी उपज प्राप्त हो जाती है? फर्स्ट ईयर में 60 से 100 कुंतल उपज हमें प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। सेकेंड ईयर में 300 से 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। कितनी? 300 से 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। किसकी? डायस्कोरिया के कन्नों की। ठीक है, सेकेंड ईयर में। और फर्स्ट ईयर में आपकी 60 से 100 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। ये थी आपकी तीनों क्रॉप्स। टोटल आपकी 3 क्रॉप्स आज हो गई। कल हमने आपको 2 क्रॉप्स बता दी थी, मेंथा और सेट्रोनेला की। 5 क्रॉप्स आपको पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, बची आपकी 10 क्रॉप्स। 2 वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो या 3 वीडियो में वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद हम आपका एक ऐसा वीडियो देंगे आपको जिसमें सभी की सभी क्रॉप्स 15 की 15 क्रॉप जो कि इसका उसमें स्कोप और इंपॉर्टेंस होगा, और कुछ ऐसी चीजें जो कि उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं उनके बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे 3 से 4 वीडियो सिंपल सी भाषा में आपको देंगे। बस इतना ही आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसी नोट्स जो है हम वहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।